तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको वो किस्सा सुनाऊंगा जो मेरी पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में सबसे सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन का सोर्स बना था। जब नए नए क्राइम रिपोर्टर बने थे तो पुराने ऑफिसर जो क्राइम ब्रांच में काम करते थे उनसे कभी सलाह लिया करते थे कि सर, ये क्राइम रिपोर्टिंग कवर करने का तरीका बताइए, किस तरीके से कवर किया जाता है। मुझे याद है उन दिनों में जो सीनियर एक क्राइम ऑफिसर थे, उनका नाम था एलेक्स फ्यालो। उन्होंने एक किताब रेफर की थी कि आपको अगर क्राइम रिपोर्टिंग सीखनी है तो आप रमाकांत कुलकर्णी जी की लिखी हुई किताब फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ क्राइम, सैंड्स ऑफ टाइम नहीं, सैंड्स ऑफ क्राइम, ये बहुत पुराना अंग्रेजी का मुहावरा है, कहावत है, फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। लेकिन उन्होंने किताब का नाम रखा ऑन द सैंड्स ऑफ क्राइम। और ये कहानी उनकी जो इन्वेस्टिगेटिव स्किल थी उसकी कहानी थी। क्राइम कवर करना अपनी जगह होती है, लेकिन क्राइम सॉल्व कैसे किया जाता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। और क्राइम सॉल्व करने के ऐसे मैंने एक सीरीज की थी अपने न्यूज़पेपर्स में। 33 केसेस ऐसे थे मुंबई में जो बिल्कुल डेड एंड लगता था कि ये कभी सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन हो गए। बहुत मुश्किल से बड़े पुलिस ऑफिसर ने मेहनत से इन केसेस को सॉल्व किया और उनके जो दोषी थे उनको अंजाम तक पहुंचा। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े सीरियल किलर रमन राघव केस की। 1968 में मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब जो हैं, बैंड्रा से लेकर दहिसर तक, वहाँ तक 19 मर्डर होते हैं, खून होते हैं, और सबके सब मर्डर्स का पैटर्न एक ही था। मरने वाले सबके सब गरीब लोग, झोपड़पट्टी में रहने वाले, मैनुअल वर्कर, रोज़ की कमाई करके, रोज़ की कमाई खाने वाले, रोज़ की मेहनत करके। उन गरीब लोगों को उनके घर के अंदर घुस के इतनी बुरी तरह से मारा जाता था कि उनका चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाता था। लेकिन पहचाना जाता था क्योंकि आसपास में रहने वाले लोग, बगल में रहने वाले लोग वो बता देते थे कि ये मरने वाला इस घर में कौन आदमी रहता था। और चोट सिर्फ सर पे होती थी और कहीं नहीं, पूरे बॉडी पे खरोंच तक नहीं होती थी। इतनी बेरहमी से सर कुचला जाता था कि लोग देखते नहीं थे। 1966 की बात है ये, 66 की। और इतनी दहशत हुई, कुछ महीनों में 19 मर्डर, और वो भी गरीब लोगों के इलाके में। और गरीब आदमी वैसे ही बहुत इनसिक्योर होता है, बहुत डरा हुआ होता है, कुछ साधन नहीं होते उसके पास अपनी रक्षा के लिए। बड़े लोग तो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में रह लेते हैं जहाँ पे गेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं, इंटरकॉम लगे होते थे। तो उस ज़माने में भी सिक्योरिटी गार्ड होते थे, लोगों का जमावड़ा होता था, लोगों के पास हथियार भी होते थे। लेकिन झोपड़पट्टी जो तभी इतनी बड़ी गिनती में नहीं थी जितनी आज हैं, लेकिन तब भी थी, उनमें रहने वाले लोगों के पास कोई भी ज़्यादा साधन नहीं होते। पानी के लिए भी उनको पैसे देने पड़ते थे, बिजली के बल्ब के लिए भी जो बिजली माफिया था, पानी माफिया था, उनको एक एक कनेक्शन के पैसे देने पड़ते थे। तो ये तो हालत थी। और उस इलाकों में गरीबों का मर्डर होना किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इनका कत्ल कोई क्यों करेगा। ये सबसे बड़ा, जब तक मोटिव आपको पता नहीं होता कि क्राइम क्यों होता है तो इन्वेस्टिगेशन सही दिशा पे चलती नहीं है। सबसे बड़ा सवाल था वो कारण ढूंढना, मोटिव ढूंढना कि ये मर्डर्स क्यों हो रहे हैं, किस मंशा से हो रहे हैं।
जो भी आदमी कर रहा है उसके दिल में क्या है। उसके बाद पूरे शहर में इतना दहशत खास तौर पे उन इलाकों में फैली कि लोगों ने रात को अंधेरे के बाद घरों से निकलना बंद कर दिया। हालांकि ये घटनाएं स्लम एरिया में हुई थी, लेकिन दहशत पूरे इलाके में फैल गई और अचानक कत्ल होने बंद हो गए। 67 का साल जाता है, कोई कत्ल नहीं हुआ। 68 में अचानक आधा साल बीतने के बाद फिर से उसी किस्म के कत्ल होने शुरू हो जाते, और वो उस इलाके में नहीं, वो वेस्टर्न स्वर्ग में हुए थे, अब ईस्टर्न स्वर्ग में हो गए, जिसमें वेस्टर्न स्वर्ग में बैंड्रा, सांता क्रूज, वर्सोवा, गोरेगांव, मलाड और इस किस्म के दहिसर ये इलाके, और ईस्टर्न स्वर्ग में साइन के बाद का इलाका घाटकोपर, चैम्बूर, विकरोली, घाटकोपर, मलाड, मुलुन, इस किस्म के इलाके। तो ये एक पैटर्न था एक, जिसको जब स्टडी किया गया तो कुछ सामने आया। 66 में 19 मर्डर्स और एक साल के गैप के बाद 68 में 22 मर्डर्स, और टोटल 41 मर्डर्स हो गए एक साल, 6 महीने 66 के और 6-7 महीने 68 के, 42 मर्डर्स, और बिल्कुल सेम पैटर्न उसी तरीके से मारे गए, जिसको कनपटी मार भी कहते थे। सर पे, कनपटी पे मार करके, बार बार वार करके जो हुलिया खराब किया जाता था, वो एक दहशत क्रिएट करता था। जो माहौल 66 में था वही 68 में फिर लौट के आया। लोगों की रात की नींद हराम हो गई, और सबके सब मर्डर रात में ही किए गए थे, कोई भी मर्डर दिन में नहीं हुआ था। ये बहुत, और कोई सबूत पीछे वो किलर छोड़ के नहीं गया था। पुरानी कहावत है कि जितना मर्जी शातिर हो, क्रिमिनल हो, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ के जाता है, लेकिन इन सब मर्डर्स के पीछे कोई भी सुराग, सबूत, क्लू पुलिस को नहीं मिला। और देखिए कि 66 में एक नए डीसीपी लग के आते हैं क्राइम ब्रांच के, उनका नाम होता है रमाकांत कुलकर्णी, जो बाद में महाराष्ट्र के डीजीपी भी बने, जिन्होंने ये किताब लिखी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। और आजकल मैं काफ़ी क्राइम्स की पुरानी और नई बुक्स जो है वो पढ़ रहा हूँ, आपको नाम बताता रहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग क्राइम की दुनिया को जानने के लिए उत्सुक रहते हो, इसलिए मैं आपको नाम बताता रहता हूँ। ये मेरे टेबल पे भी 2 क्राइम की किताबें पढ़ी हैं जो मेरे जूनियर दोस्तों ने लिखी हैं, क्राइम रिपोर्टर्स ने। खैर, आने वाले दिनों में और जो पढ़ेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो रमाकांत कुलकर्णी वो डीसीपी, क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस के डीसीपी लग के आते हैं, पहले डीसीपी। उसके पहले एसीपी इंचार्ज हुआ करता था। तो उनका काम करने का तरीका बहुत अलग था। पहली बात तो ये थी कि वो देखने में पुलिस वाले लगते नहीं थे। कोई उनको देखेगा तो ऐसे लगता था किसी बैंक में काम करने वाला ऑफिसर या कोई और सिविलियन सरकारी नौकरी करने वाला बाबू नुमा शख्स लगते थे। वो ज़्यादा लंबी चौड़ी हाइट नहीं थी, कि रोब रुबाब ऐसा नहीं था। चलने का तरीका, बात करने का तरीका बहुत हलीम, हल्की भाषा में सबसे प्यार से, इज्जत से बात करते थे। पुलिस वालों का जो आज का इमेज है उसके बिल्कुल उलट उस इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर का इमेज था, जो इतनी बड़ी उस ज़माने में पोस्ट पे रहने के बाद भी बहुत प्यार से, सत्कार से, इज्जत से सबसे बात करते थे। तो जैसे ही क्राइम ब्रांच में आके लगे तो ये मर्डर्स का सिलसिला शुरू होता है 66 में। लेकिन इसकी जड़ तक पहुंचने के पहले पहले सिलसिला बंद भी हो जाता है। बंद होने के बाद जब दोबारा
68 में कत्ल शुरू होते हैं तो रमाकांत कुलकर्णी की नींद खराब होने लगती। उनको लगता है कि इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाना पड़ेगा, एक कातिल को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़क सकता है। और गुस्से की बात तो छोड़िए, गुस्सा तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों में डर की भावना पैदा होती है उसको कैसे निकालेंगे, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय था। और अब जैसे ही दूसरी वेव शुरू होती है मर्डर्स की, तो रमाकांत कुलकर्णी एक टीम बनाते हैं 2000 सिपाहियों की। अब देखिए काम करने का तरीका, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा। उस ज़माने में भी आबादी कोई मेरे हिसाब से 66 में भी 50 लाख के करीब होनी चाहिए। इतनी आबादी एक बड़े शहर की, और उसमें इतने बड़ी गिनती में जो झोपड़पट्टियाँ, स्लम एरिया, उसमें एक एक आदमी को ढूंढना, देखना, परखना, उसकी जांच पड़ताल करनी, ये सब चलता है। उसको करते हुए उन्होंने 2000 जवान और ऑफिसर्स का एक स्पेशल टीम तैयार की। बहुत बड़ा नंबर होता है 2000, शायद 30,000 के करीब तभी टोटल मुंबई की पुलिस फोर्स थी। उसमें से 2000 मैन एंड ऑफिसर्स निकाल के सिर्फ इसी काम पे लगाए गए। उनको जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी अपने तरीके से, उसके वो सबसे बड़ा उनका ये था कि कूम्बिंग ऑपरेशन चलाओ, जिसको हम कहते हैं कि जो सर की कंघी होती है बालों में लगाने वाली, जैसे एक एक बाल को सीधा कर देती है, उस तरीके से एक एक घर में जाके इंक्वायरी करो इन एरियाज में जहाँ जहाँ मर्डर्स हुए हैं, उसी तरह जैसे कंघी सर के बालों से निकलती है, कूमिंग ऑपरेशन जिसको कहते हैं, वो उन्होंने शुरू किए। और जो इन्फॉर्मेंट्स का नेटवर्क था उसको एक्टिवेट किया, लेकिन लोगों में डर का माहौल इतना था, कोई बात करने को तैयार नहीं था। तैयार होता भी कैसे, देखा ही किसी ने नहीं था। सब क्राइम तब हुए जब पूरी दुनिया सोई होती थी और कभी किसी को कोई आवाज़ नहीं निकली, कोई शोर शराबा नहीं मिला, कोई सुना नहीं किसी ने। लेकिन कहते हैं कि स्लोली 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 लिंक्स मिलने शुरू हो जाते हैं। एक इनको याद आया रमाकांत कुलकर्णी को 68 के मर्डर्स के टाइम पे कि 66 में जो इसी किस्म के मर्डर हुए थे, देन मिस्टर कुलकर्णी वॉज वेरी न्यू टू द क्राइम ब्रांच, नए नए क्राइम ब्रांच में आए थे। लेकिन उनको याद आ गया कि उन सब के सब केसेस में जो तरीका था मर्डर करने का वो एक था, और उसमें कहीं एक छतरी की बात आती थी। कुछ लोगों ने एक अपने बयानात में कोई ऐसी बात बताई थी कि एक अजीब से किस्म का आदमी जो हमेशा अपने हाथ में छतरी रखता था, उसको देखा गया था। वो हमारे एरिया में कभी कोई इस किस्म का आदमी रहता नहीं है, और वो एक छतरी की बात कहीं ना कहीं रामानंद कुलकर्णी के दिमाग में बसी हुई थी। जब 68 में दूसरा दौर शुरू होता है टेरर का, कत्ल का, तो अपने ऑफिसर्स को ये बताते हैं कि एक आदमी शायद जिसके हाथ में छतरी हो, बेमौसम छतरी भी, बरसात नहीं है, धूप नहीं है, और तो भी वो आदमी हाथ में छतरी रखता है। उसका कारण बाद में पता चला, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये आदमी क्राइम करने के बाद झोपड़पट्टियों में इतनी लाइट वगैरह नहीं होती थी, और जो छत होती थी झोपड़पट्टियों की, दो एरिया के बीच में छोटे छोटे रास्ते, उनके ऊपर जो कोले लगे होते थे वो कई बार इतने नीचे होते थे कि अगर चलते तो आपके सर पे चोट लग सकती थी, इतना कंजेस्टेड झोपड़पट्टियाँ होती थी। तो ये आदमी छतरी हाथ में इसलिए रखता था, क्राइम करने के बाद छतरी सर पे लेके निकलता था, कहीं मेरा सर ऊपर किसी के साथ टच करके मुझे चोट नहीं लगे। तो छतरी इसकी एक वो प्रोटेक्शन थी जो इसको इसके सर की चोट से बचाती थी।
तो ये बात बाद में मालूम पड़ी, लेकिन वो छतरी का एक एलिमेंट इनको मिल गया था। और पूरी वो 2000 आदमी मुंबई की एरिया वाइज झोपड़पट्टियों में घूमते रहे, पूरी रात वहाँ पे भेष बदल के सोते रहे। कोई धोबी बन के सोता रहा, कोई रात को वॉचमैन बन गया पुलिस वाला, कोई छाबड़ी लगाने लगा, कोई रात को चाय का बिजनेस करने लगा, चाय बना के बेचने लगा। हर किस्म के हथकंडे उस ज़माने की पुलिस फोर्स ने अपनाए कि इस आदमी को पकड़ना जरूर है। और जितने छोटे शेल्टर होते थे, अब आदमी जब कहीं से भी क्राइम करके आता है, उसने कभी आराम करना होगा, बैठ के आराम से बैठ के सोचना होगा मैं क्या करके आया हूँ, आगे क्या करना है, तो उसको बैठने की जगह चाहिए होती है। तो मुंबई में शुरू से ऐसी बैठने की जगह होती थी, लोकल बसेस के स्टॉप्स, लोकल बस स्टॉप जिसको कहते हैं, उसके अंदर बैठने की जगह बनी होती थी, सर पे छत होती थी। तो बहुत सारे ऑफिसर्स को इसी किस्म के बस स्टॉप पे भी पोस्ट किया गया था कि आप उस छतरी वाले को ढूंढना जो कहीं आपको बैठा करता बस में ट्रैवल करता नज़र आ जाए। और कहीं ना कहीं वही एक क्लू आखिर में इनके काम आया। एलेक्स फ्यालो, जो बाद में एसीपी रिटायर हुए, वो नए नए उस ज़माने में नए तो नहीं, काफ़ी देर से काम करते थे, सब इंस्पेक्टर थे। वो साउथ मुंबई के एक बस अड्डे पे खड़े थे, बस स्टॉप जिसको मुंबई की भाषा में कहते हैं, वहाँ पे खड़े थे, पूरी निगाह रख रहे थे चारों तरफ। और अचानक उन्होंने देखा कि एक आदमी उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। अब इस आदमी के ऊपर उनकी नज़र गई कैसे, वो भी आपको बता देते हैं। इस शख्स की एक आदत थी, रामन राघव की, जिसने इतने लोगों का कत्ल किया था। ये अपने बाल हमेशा जो कोकोनट ऑयल होता है, नारियल का तेल, अपने बालों में वो लगा के रखता था, और एक कंघी अपने पास रखता था जिससे बालों को पीछे तक पूरे सेट करके रखता था, और एक छोटा सा शीशा मिरर वो जेब में रखता था। तो ये तीन चीज़ें इसकी पॉकेट में हमेशा रहती थी, नारियल का तेल, एक कंघी और एक वो मिरर। बार बार इसको मिरर देखने की आदत रहती थी कि मेरे बाल सेट हैं कि नहीं। कोई हीरो किस्म का आदमी नहीं था, कोई बहुत अच्छा खूबसूरत इंसान नहीं था, लेकिन हर आदमी को अपनी एक कोई पर्सनैलिटी बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ उसकी आदतें बन जाती हैं, जो इसकी भी ये आदतें बनी। और छतरी तो उसका ट्रेडमार्क था, वो तो हाथ में रखता ही था। तो जैसे ही ये आदमी रोड क्रॉस करके बस स्टॉप की तरफ आ रहा है, जहाँ एलेक्स फ्यालो सब इंस्पेक्टर खड़े थे क्राइम ब्रांच के, उनकी निगाह पड़ी तो उन्होंने देखा कि ये बाल भी उसी किस्म के हैं जो बताए गए थे कि इस किस्म का वो बन के रहता है, और छतरी भी इसके हाथ में है। और जैसे ही आदमी नज़दीक आया बस स्टॉप के पास, तो वो छतरी गीली थी, मतलब पानी से भीगी हुई छतरी थी। हालांकि पिछले 2 दिन में, उन दिनों में मुंबई में बरसात नहीं हुई थी। तो भीगी छतरी लेके एक आदमी कैसे चल रहा है, ये उनको यकीन नहीं हुआ, शक हुआ कि ये आदमी कुछ गड़बड़ है। एलेक्स फ्यालो बड़े अलर्ट पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने इमीडिएटली उस आदमी को पकड़ा और बोला, ये तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं मलाड से आ रहा हूँ। और जैसे ही उसने नाम लिया मलाड का या किसी एरिया का नाम लिया, उन्होंने उस 2 दिन पहले वहाँ पे मर्डर हुआ था, उसी एरिया का ये आदमी नाम ले रहा है। उन्होंने उसको दबोच लिया, अरेस्ट कर लिया। इसके पहले कि पब्लिक इकट्ठी हो, कुछ शोर शराबा हो कि किस आदमी को किसने पकड़ा, क्योंकि एलेक्स फ्यालो भी भेष बदल के खड़े हुए थे, उस आदमी को बंडल अप करके वो क्राइम ब्रांच के ऑफिस में ले जाते हैं। और वहाँ जब उसकी इंटरोगेशन शुरू होती है तो आदमी कुछ भी बोलने से मना कर देता है। बहुत मारा गया उसको, बहुत टॉर्चर किया गया,
और जिसको पुलिस की भाषा में कहते हैं उल्टा लटकाया गया, लेकिन उस आदमी ने कुछ नहीं बोला। तभी उसकी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ओवर द ईयर्स 2 साल से रमाकांत कुलकर्णी इकट्ठी कर रहे थे अपनी सोर्सेज से, उसमें मालूम पड़ा कि ये आदमी कई कई दिन कुछ खाता नहीं है। इसको जब भूख लगेगी तो ये आदमी कुछ मांगेगा खाने को और फिर हम अपनी शर्त रखेंगे। जब 2 दिन हो गए उसको मारते पीटते, कुछ नहीं बताया, तो कुलकर्णी साहब खुद उसकी इंटरोगेशन शुरू करते हैं और जाके उसको कुछ नहीं सवाल पूछते, ये पूछते हैं कि रमन भाई ये बताओ आप क्या खाओगे। बोलते हैं मुझे तो चिकन बिरयानी चाहिए। उसके लिए चिकन बिरयानी मंगवाई गई, कुछ और जूस उसने कहा वो मंगवाया गया। उसके बाद वो खुद ही बोल दिया कि आप पूछो साहब आपको क्या पूछना है। और फिर जो उसने बताना शुरू किया कैसे लोगों को मारता था, क्यों मारता था, वो हथियार कहाँ थे, वो पूरा उसने अपने आप ही वो चिकन बिरयानी खा के बता दिया। उसके बाद जब उस जगह पे जहाँ पे उसने निशानदेही की थी तो उसकी तलाशी ली गई, तो वहाँ से एक बड़ी हैवी रॉड, सरिया बहुत भारी किस्म का वो मिला, जिससे वो लोगों के सर पे अटैक करता था। और उस सरिये पे बहुत सारे बाल, जमे हुए खून के निशान, पता नहीं उस सरिये से सब के सब लोग उसी सरिये से मारे थे। बहुत सारा सूखा हुआ खून वगैरह उस सरिये पे लगा हुआ था। खैर ये ऐसी डिटेल शायद बच्चों को नहीं सुननी चाहिए, तो लेकिन बाल वाल इतने सबूत मिले और वहीं से इनको वो इसकी जो बाकी आइटम जो चोरी में की थी, अब चोरी तो इसका इरादा होता नहीं था, लूटना तो किसी को था नहीं, लेकिन जो अरेस्ट होने के 2 दिन पहले जो मलाड में आदमी मारा था वो टेलर का काम करता था, जो दुकान बंद करके अपने घर में गया था। उसके पास से एक आधे गिलास वाली चश्मा छोटा होता है जिसके आदमी ऊपर आंखें करके भी देख लेता है, और एक अंगूठे पे जो वो सिलाई हाथ से कुछ करते हुए जो लगाते हैं लोहे का एक कि सुई जो है, जो नीडल है वो कहीं उनके हाथ में नहीं लगे, वो थिम्बल वो भी उनको मिला वहाँ से। तो वो उसी टेलर का था जिसका इसने मर्डर किया था। बाकी किसी केस का सबूत तो मिला नहीं, लेकिन वो रीसेंट केस के 2 प्रॉपर्टीज उसकी, एक उस टेलर का चश्मा और एक टोटल उस टेलर का वो टेम्पल, वो पुलिस को मिल गया। और उस 2 जो एविडेंस थे उनकी वजह से इस आदमी को सज़ा हुई, इस आदमी को फांसी की सज़ा हुई। लेकिन तब तक इसका मेंटल बैलेंस इतना ख़राब हो गया था कि उसको पता नहीं चलता था कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे। तो एक रहम के तौर पे उसकी वो फांसी की सज़ा जो थी वो माफ़ करके उम्र कैद में की गई, और उस आदमी का बाद में उसी हालत में रमन राघव की डेथ हो जाती। तो दोस्तों आज का ये किस्सा रमन राघव का नहीं था, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका था। तो आने वाले दिनों में ऐसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।